बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में से जो कार्यालयीन लेखन का पाठ्यक्रम है, यूँ कहेंगे कि वाणिज्य लेखन का जो पाठ है उसमें हमने अलग अलग कार्यालयीन कार्यविधि के अलग अलग चरण देखे थे, जिसमें से 7वें चरण की ओर हम आए थे, टिप्पणी लेखन। यानी जो पत्रों पे कार्रवाई के जो 7 चरण समाप्त हो जाते हैं, उसके उपरांत कार्रवाई क्लर्क या लिपिक या सहायक टिप्पणी लिखता है और टिप्पणी लिखते समय संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उनमें जो फाइलें होती हैं उन सब में नियम और विनियम इत्यादि और स्थायी आदेश निर्देश के आधार पर सभी मिसलों को वो इकट्ठा कर देता है और उसका हवाला देता है। यदि कोई महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामला हो तो उसके साथ ये फाइलें संलग्न की जाती हैं और अधिकारियों की सुविधा के लिए उस पर अक्षरिक पर्ची या पता का लगा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, किसी भी बड़ी फाइल में अगर कोई आपको एक विशिष्ट कागज को अधिक देखने के या महत्वपूर्ण कागज उस पर पता का लगाने की अत्यंत जरूरी होती है। अब ये पता का कैसे होती है, देखिए ये मेरे पास पुस्तक है, इस पुस्तक में मैंने पता का लगाए हुए हैं। तो क्या है इसमें, देखिए कि पाश्चात्य विचार काव्य शास्त्र की पुस्तक है। इसमें मुझे अगर प्लेटो पढ़ना है तो इस पर मैंने प्लेटो ऊपर लिखा हुआ है और इस प्रकार से इसे इस प्रकार कहा जाता है अक्षरिक पर्ची या पता का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण बातों को लेकर के उस फाइल में जितने भी महत्वपूर्ण पत्र हैं उनको एक पता का लगानी भी जरूरी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कार्यालयीन कार्य के अंतर्गत। अब जितनी भी टिप्पणियां होती हैं उन सभी टिप्पणियों में जो लिखे हुए विषय होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं। यानी टिप्पणियों में संक्षिप्त और विषय होने की अपेक्षा रहती है। जो टिप्पणी लिखी जाती है उसमें जिस विषय को लेकर के वो पत्र है या जिस विषय को लेकर के उस का पत्राचार करना योग्य है उसको लेकर के वहाँ टिप्पणी लिखी जाती है। यदि तथ्यों का क्रमिक सार आ जाता है तथ्यों का, तो उसका भी हवाला दिया जाता है। उसकी दोबारा व्याख्या करना उचित नहीं समझा जाता। टिप्पणी लिखने के बाद जो अनुभाग अधिकारी होता है वह अनुभाग अधिकारी उस टिप्पणी को अच्छी तरह से जांच कर अपने से उच्च अधिकारी को भेजता है। यदि आवश्यकता पड़े तो वह अपने विचार और सुझाव देने का भी काम टिप्पणी के द्वारा करता है, उस पर टिप्पणी लिख देता है। नेकी मामले, मतलब जो अच्छे मामले होते हैं उसको अनुभाग अधिकारी स्तर पर ही निपटाए जाते हैं, वो उच्च अधिकारी तक नहीं जाते। वरिष्ठ सहायक अपनी टिप्पणी सीधे शाखाधिकारियों को भेज सकता है। अनुभाग के आधार पर किया जाने वाला फाइलों का संचालन, जो मिसलों का संचालन है, उसको फाइल संचालन, मतलब ये फाइल किसकी ओर गई उस रजिस्टर में लिखाया जाता है। समझिए, इस अनुभाग अधिकारी की ओर वह फाइल दी गई है, उस अधिकारी की ओर अनुभाग फाइल दी गई है, उसका बहुत गंभीरता से काम करना अत्यंत जरूरी होता है। जो उच्च अधिकारी होता है वह अपने उसे दी गई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उस मामले पर अपने आदेश, निर्देश या अनुदेश देते हैं जो उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं। मतलब उसके अधिकार के क्षेत्र में जितनी भी आदेश अनुदेश देने की ताकत उसमें होती है, शक्ति होती है, उसको वो देता है। यदि वह उस क्षेत्राधिकार के बाहर की हो या अन्य मंत्रालय से संबंधित हो तो अपने से उच्च अधिकारी की ओर उसकी विचारणा करता है या अंतर विभागीय टिप्पणी उसे दे करके उस ओर भेज देता है और मंत्रालय से सहमति प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मामले पर आवश्यक निर्णय किया जाता है और मिसिल अनुभाग में वापस आती है। मिसिल मतलब वो फाइल फिर से उस विभाग में वापस आ जाती है पूर्ण कार्रवाई होने के उपरांत। अब देखिए, ये मैंने बहुत बार कहा है कि कार्यालयीन कार्यविधि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है
और इस कारण बहुत से जन कल्याण के भी, लोक कल्याण के भी, राष्ट्र सुरक्षा के भी बहुत से मामले इसी कार्यालयीन आवाजाही में, फाइलों के आदान प्रदान में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, जिस वजह से काम समय पर पूरा नहीं हो पाता। कभी कभी फाइलें भी यानी खो जाती हैं वगैरह वगैरह। मतलब इस प्रोसेस में अच्छी तरह से ये बताया जाता है कि किस प्रकार से ये कार्यालयीन कार्य होता है, और अगर कहीं कोई दुविधा हो जाती है तो किस व्यक्ति के द्वारा फाइल खो गई है, किस व्यक्ति के द्वारा ये गलत काम हुआ है, इसका भी सही मायने में पता आपको चल सकता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब इसके उपरांत 8वें क्रमांक का जो चरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो सारी क्रियाएं अपने आप होती हैं, चलती रहती हैं, लेकिन हमें सीखना क्या है इसमें से? हमें सीखना है प्रारूपण। प्रारूपण और पत्राचार का संबंध क्या है, ध्यान रखिए। यानी जिस मामले पर, जिस पत्र के उत्तर देने पर, निपटारा करने पर, उस काम के निपटारा करने के लिए आवश्यक निर्णय हो, उसकी जो फाइल अनुभाग में वापस आ जाती है तो संबंधित पक्ष को उत्तर देने की प्रारंभ से तैयारी की जाती है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब कोई फाइल आई, कोई पत्र आया, उस पत्राचार पर पता नहीं इतने 7-8 चरणों के अंतर्गत ये सब हो रहा है, और 8वें चरण में उसका प्रत्यक्ष उत्तर लिखने की प्रक्रिया आरंभ होती है। उत्तर का प्रारूप या मसौदा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित होता है। मतलब कोई क्लर्क उसका उत्तर अवश्य कर सकता है तैयार, लेकिन वो उसे जांचता है। समझिए, हमारे महाविद्यालय में हमारे प्राचार्य, पूर्व प्राचार्य, अभी के प्राचार्य, अगर हिंदी विभाग को कोई पत्र आ गया और मैंने उसका उत्तर लिखवा दिया, लेकिन अंत में हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी कौन है? प्राचार्य या प्रधानाचार्य। वो एक बार उसे जांच लेते हैं। अगर कोई गलती हुई तो उस पत्र को दोबारा टाइप करने के लिए कह देते हैं। तो ये बात ध्यान में रखें, ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि प्रारूपण अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। और इस प्रारूपण के अंतर्गत गत सत्र में बहुत से वाणिज्य के पत्रों का हमने अध्ययन किया था। शायद तासिकाएं हुई नहीं थी, मतलब छात्रों के उपेक्षा की वजह से वो तासिकाएं नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अगर आपने वो सारे पत्रों के शीर्षक भी देख ले तो उसका प्रारूप क्या होगा, ये बात आपके ध्यान में जरूर आई होगी। यानी उत्तर का प्रारूप या मसौदा सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरांत, मतलब मंजूर करने के उपरांत, उसकी एक स्वच्छ प्रति भेज दी जाती है। यदि किसी मामले पर आवश्यक निर्णय लेने में देरी होने की संभावना होती है तो उसकी पावती भेजते हुए वह अंतर्गत उत्तर दिया जाता है। मतलब समझिए, किसी पत्र का उत्तर देने के लिए बहुत समय लगने वाला है, तो वो क्या करता है, आपका पत्र इस तारीख को मिला और हम इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जैसे ही इसका पत्रोत्तर तैयार हो जाएगा आपको भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की एक अंतर्गत पावती भी दी जा सकती है कि आपका पत्र मिल गया है, आपका पत्र मिल चुका है, इस पत्र पर क्या उत्तर देना है, इस पर हमारी तैयारी चल रही है, और जैसे ये तैयारी पूर्ण हो जाएगी, हमारे अधिकारियों द्वारा अनुमोदन मिल जाएगा, तो आपको ये पत्र का उत्तर मिल जाएगा। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ध्यान रखिए, इतना जटिल कार्य है। अब देखिए 9वां चरण जो है, मतलब एक बार प्रारूप बन गया तो प्रारूप 2 प्रकार का होता है, एक सरकारी पत्र का प्रारूप होता है, गैर सरकारी पत्र का प्रारूप होता है। उसको लेकर के भी हमें चर्चा करनी है। 9वां और अंतिम चरण है इस कार्यालयीन कार्यविधि में का, वह है मिसिल, सूचक और अभिलेख। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठन या विभाग या कार्यालय में, ध्यान रखिए, यहाँ 3 प्रकार के कार्यालय हो सकते हैं। एक सरकारी कार्यालय हो सकता है, दूसरा अर्ध सरकारी कार्यालय हो सकता है, तीसरा जिसको हम कहते हैं गैर सरकारी, जिसको एनजीओज, खास करके सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में अधिकतर कार्य करने वाले जितने भी कार्यालय होते हैं वो गैर सरकारी कार्यालय होते हैं। और गैर सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार का पत्र व्यवहार होता है, यानी सरकारी कार्यालय हो, चाहे अर्ध सरकारी कार्यालय हो, चाहे गैर सरकारी कार्यालय हो, इनमें इन पत्राचार के उत्तरों के लिए इस प्रकार से ये लंबी प्रक्रिया चलती है। अब एक फर्क मैं बताता हूँ आपको। फर्क ये होता है कि एक बार कोई सरकारी नौकरी को आदमी लग गया तो उसको लगता है कि हमने दुनिया जीत ली, अब कोई काम करने की जरूरत नहीं, संघर्ष की जरूरत नहीं। लेकिन वही प्राइवेट में, गैर सरकारी कार्यालयों में, मतलब
सरकारी कार्यालय में एक पत्र का उत्तर देने में अगर 1 महीना लगता हो समझिए, तो प्राइवेट कार्यालय में उसे 1 या 2 दिन में निपटाना ही पड़ता है। ये ध्यान में रखना है आपके। इसलिए सरकारी कार्यालय में जो कूर्म गति से काम होता है, वह कूर्म गति से काम गैर सरकारी क्षेत्र में बिल्कुल अपेक्षित नहीं है। क्योंकि सरकारी कार्यालय में एक बार नौकरी मिल गई तो रिटायरमेंट होने तक उसे कोई हिला नहीं पाता, और रिटायर होने के बाद भी उसे पेंशन देनी पड़ती है। लेकिन गैर सरकारी कार्यालय में ऐसा नहीं। अगर आपने वह काम समय पर पूरा नहीं कर लिया तो आपको रफा दफा निकल करके दूसरा आदमी वहां भर्ती किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे समय की पाबंदी को। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, शायद ये हो सकता है कुछ विवादास्पद उदाहरण हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं। देखिए, सरकारी कार्यालय दूरदर्शन का है, मतलब दूरदर्शन के कार्यालय में सरकारी न्यूज़ दिए जाते हैं, सरकारी समाचार दिए जाते हैं सरकार की दृष्टि से। लेकिन वही अगर स्टार न्यूज़ या आजकल जिसे एबीपी न्यूज़ कहा जाता है, जी न्यूज़ वगैरह प्राइवेट चैनल है, समझिए कहीं कोई दंगा हो रहा है और उस दंगे का समाचार लाइव कवरेज आपको करना है, और वहां आप बस से नहीं जा सकते, आप कार से नहीं जाते, इतनी कठिनाई है, आपको वहां हेलीकॉप्टर से ही जाना पड़ेगा उस कवरेज के लिए, समझिए थोड़ी देर के लिए। तो सरकारी समाचार चैनल जो है उसमें उस हेलीकॉप्टर को उस संवाददाता तक पहुंचाने के लिए कम से कम 50 दिन लग जाएंगे, मतलब उस पर विभिन्न अधिकारियों के साइन लगेंगे। लेकिन वही अगर प्राइवेट चैनल है तो वो 5 मिनट में उस न्यूज का महत्व जान करके, उस समाचार का महत्व जान करके अपने संवाददाता को अपना हेलीकॉप्टर देगा और वहां से, मतलब ये इस प्रकार से सरकारी कामकाजों में और गैर सरकारी कामकाजों में फर्क होता है। इसलिए मोदी जी भी और बहुत सारे लोग जिनको विकास की गति बढ़ानी है, वे कहते हैं कि अब कार्यालय सरकारी होकर काम नहीं चलेगा, इनको गैर सरकारी या निजी संगठनों को बेच देना चाहिए। अब देखिए, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का निजीकरण हो रहा है। इसका कारण यह है, अब देखिए बीएसएनएल ऑफिस में आपको जो सेवाएं मिलती हैं भारत संचार निगम लिमिटेड में, उससे कई ज्यादा आपको जियो के साधारण ऑफिस में भी मिलेंगे। इसका अर्थ यह होता है कि जहां नौकरी की पक्की शाश्वती है, कार्यालय में, जिस कार्यालय में नौकरी आपकी पक्की हो जाती है, उसमें एक प्रकार से आलस्य आ जाता है, वैमनस्य आ जाता है, काम में ढिलाई आ जाती है। लेकिन जहां आपकी नौकरी पक्की नहीं, अस्थायी है मानी जाती है, वहां झट से काम होने लगते हैं। और आपका जो क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र जो है, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो साधारण अकाउंटेंट का क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, वहां अभी ज्यादातर निजी बैंक आ रही हैं। इसको आप ध्यान में रखिए। मतलब अगर आपको लोन किसी सरकारी बैंक की ओर से चाहिए तो आपको कितने अड़चने आएंगी आप सोच लीजिए। लेकिन वही प्राइवेट बैंक अगर होगी तो उसमें कितनी जल्दी से आपको लोन मिल जाएगा, ये भी ध्यान में रखने की बात है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि किसी भी कार्यालय में कार्य करने की जो विधि होती है वो कितनी भी जटिल क्यों न हो, लेकिन उसमें वेग या गति ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इस वेग या गति के कारण उस कार्यालय की लोकप्रियता बढ़ती है। और ध्यान रखिए, निजी चैनल, निजी बैंक, निजी स्कूल, निजी कॉलेज ये ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं आज। और ध्यान रखिए कि 1991-92 में जो हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी के काल में, उस समय जो अर्थमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में 10 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने जिस गेट्स करार को स्वीकार किया था, जिस गेट्स करार, गेट्स करार को स्वीकार किया था, उसके अंतर्गत हर चीज का वैश्वीकरण हो गया, हर चीज का निजीकरण हो गया और हर चीज का उदारीकरण हो गया। तो इस प्रकार से जो उदारीकरण की नीतियां, और ये समांतर चलने वाली प्रक्रिया है। और ध्यान रखिए, मैं आगे चलकर भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखिए हो सकता है या नहीं, ये तो ईश्वर ही जाने, या वो भी शायद न जाने, लेकिन एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आगे चल करके। अगर आर्थिक दृष्टि से हमें और अधिक उदार बनना है, और अधिक वैश्वीकरण की भूमिका में जाना है, और अधिक हमें खुली अर्थव्यवस्था की ओर जाना है, तो निजीकरण यह अपरिहार्य है। और ये इस अपरिहार्य निजीकरण के द्वारा
हो सकता है छोटे 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 फर्म हो जहां बीकॉम होते ही आपको नौकरी लग जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, बीकॉम होते ही आपको नौकरी लग जाए। ऐसे छोटे छोटे फर्म, ऐसे छोटे छोटे प्राइवेट बैंक, ऐसे छोटी छोटी पत्र संस्थाएं, ऐसे छोटे छोटे उद्योग लग जाएंगे जहां बीकॉम के छात्र की जरूरी होगी। यानी कॉमर्स या वाणिज्य विद्या शाखा में जो स्नातक पदवी धारण कर लेता है या स्नातकोत्तर पदवी धारण कर लेता है, देखिए इसमें भी 3-4 स्टेज होते हैं। समझिए आप बीकॉम बन गए, बीकॉम के बाद आपको एमकॉम बनना पड़ेगा, या एमकॉम बनने के बाद आपको एक छोटा सा कोर्स करना पड़ेगा। पता है उस कोर्स का नाम? GDC&A, गवर्नमेंट डिप्लोमा इन चार्टर अकाउंटेंसी, यानी छोटा चार्टर अकाउंटेंट भी आप बन सकते हैं। और आज एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि कुछ वर्ष पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम उच्चतम न्यायालय हिंदी में कहते हैं, उसके न्यायाधीश ने कही थी कि इस बात कही थी कि इस गति से अगर न्यायालय प्रविष्ट मामलों का निपटारा होता रहा तो कम से कम 1000 साल लगेंगे। उसी प्रकार से छोटी मोटी संस्थाएं, खासकर गैर सरकारी संगठन जो अपना तालेबंद, जिसको कहते हैं कि हिसाब किताब सादर करते हैं, उनके लिए भी जितने इस समय चार्टर अकाउंटेंट हैं, उनका समय उन्हें नहीं मिलता उनसे जांच करने के लिए। तो GDC&A जिन्होंने किया हुआ है उनको भी इसमें बहुत अच्छी तरह से पैसा मिल सकता है, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आपको अपना समय बचाने के लिए केवल कार्यालयीन काम नहीं चलेगा, आपको इसमें सॉफ्टवेयर भी कुछ इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इन्वेंट जैसा सॉफ्टवेयर हो, टैली जैसा सॉफ्टवेयर हो, या अगर मोबाइल पर बही खाता जैसा ऐप हो, तो इस माध्यम से क्या होगा कि कम समय में आप अधिक ध्यान रहे। इस समय हमें किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। शायद इसीलिए आज की तासिका में या कल की हुई तासिका में आप अकेले आप एक ही आए थे, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो देखिए कि ये जो कार्यालयीन काम होता है, तो आप इसमें बीकॉम, एमकॉम, GDC&A या फिर आगे चल करके चार्टर अकाउंटेंट अगर बन जाते हैं तो आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि ये देखिए, ज्ञान का आखिर एक उद्देश्य, मैं पूरा नहीं कहता, जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं, जो ज्ञान आप आत्मसात कर रहे हैं, उसका एक उद्देश्य गौण क्यों न हो, अर्थ है, वेल्थ है, संपत्ति है। और ये संपत्ति अगर कमानी है आपको ठीक ढंग से, तो इस कार्यालयीन कार्यविधि से आपको बहुत अच्छी तरह परिचित ही नहीं, उसमें महारत भी हासिल करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा विषयांतर हो चुका था, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण बातें थी। हम आज के 90वें चरण की ओर जा रहे हैं। मिसिल, सूचक और अभिलेख। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन के कार्यालय या विभाग में अपने कागजात से संबंधित पत्र व्यवहार करना ही पड़ता है, और यह पत्र व्यवहार संबंधित कार्यों के विषय में दूसरे कार्यालयों को भी कागजात देने पड़ते हैं या मंगाने पड़ते हैं। इस प्रकार से प्राप्त अथवा भेजे गए जितने भी पत्र हैं, उन सभी पत्रों पर पत्र टिप्पणियां तथा उन पर अन्य प्रकार के कागजात सुरक्षित रखने होते हैं, उनको यथास्थान निर्धारित करना पड़ता है। इसलिए फाइल मैनेजमेंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर में, आप अपने लैपटॉप में कर रखते हैं तो बढ़िया है। उससे भी बढ़िया है अगर आप उसकी फाइल, जो हार्ड कॉपीज होती हैं, उसकी फाइल लगाना, उसे कपाट में रखना, ठीक ढंग से उस फाइल को नाम अच्छी तरह से देना, उसमें वर्ष का अंकन करना, 2021-22 या 2020-21, वो ठीक ढंग से उसका कार्यालयीन व्यवस्थापन। अब देखिए, कार्यालयीन कार्यविधि में कार्यालयीन व्यवस्थापन भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम कार्यालयीन प्रबंधन हिंदी में कह सकते हैं। वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और जो व्यक्ति ये समझ पाएगा, इसके लिए अगर आपका कोई मित्र यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ के द्वारा बीकॉम या एमकॉम कर रहा होगा, तो उसकी जो फर्स्ट ईयर की तैयारी का वर्ष होता है ना, तो उसमें ये सारी किताबें हैं। देखिए, कार्यालयीन व्यवस्थापन कैसे होता है, कार्यालयीन प्रबंधन कैसे किया जाता है, बहुत बहुत छोटी छोटी मगर बहुत महत्वपूर्ण बातें उसके अंतर्गत आ जाती है। उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब ये विषय हमारे काम का नहीं है, फिर भी इस पर आपको
सामान्य जानकारी हो, इसलिए मैं आपसे ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि मिसिलें जो फाइलें होती हैं मुख्य रूप से अथवा गौण रूप से कार्यालयों में किए जाने वाले कार्यों की नीतियों, हाँ, या उसमें निपटाए जाने वाले आबद्ध किया जाता है, उसको फाइलिंग कहा जाता है। फाइलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और ये जो फाइलें हैं वह कार्यालय में चलने वाली कार्यनीति या उसको निपटाए जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि मिसिल जो होती हैं या फाइल जो होती हैं वह दो भाग होते हैं। उसमें एक पत्राचार के लिए और दूसरा टिप्पणियां लिखने के लिए। जब किसी विषय पर कोई मिसिल खोली जाती है, कोई फाइल खोली जाती है, तो उस खोले जाने वाली फाइल को पहले उसका सूचक के तौर पर उसको तैयार किया जाता है। मतलब ये संचयिका, जिसको हम शुद्ध हिंदी में संचयिका कहते हैं, फारसी में मिसिल कहते हैं, अंग्रेजी में फाइल कहते हैं, उसके लिए कोई ना कोई सूचक होना चाहिए। सूचक प्रमुखतः महत्वपूर्ण फाइलों के ही बनाए जाते हैं। सूचक केंद्र जो होते हैं उसके सूचक बहुत कम बनाए जाते हैं। अस्थायी या निश्चित अवधि में समाप्त किए जाने वाले कामकाजों को सूचक नहीं बनाए जाते, जो जल्दी उत्तर देना है, जिनका अस्थायी काम होता है। अब देखिए उसकी फाइल, अब फाइल जैसे मैंने कल दिखाई थी आपको एक फाइल, हमारे महाविद्यालय में हिंदी विभाग के द्वारा अनेक फाइल बनाई जाती हैं, जिसमें से एक फाइल है सिलेबस की फाइल, रिजल्ट की एक फाइल होती है, परीक्षा के प्रश्न पत्रों की फाइल होती है, उस प्रकार से पूर्व छात्रों के की जानकारी इकट्ठा करके रखी गई एक फाइल होती है। ऐसी 64 फाइल होती हैं एक विभाग में। मैं हिंदी विभाग की बात कर रहा था। ऐसे कार्यालयों में बहुत होती हैं। और ऐसे कुछ फाइलें होती हैं जो अस्थायी होती हैं, जो इस समय हो गई और दूसरे दिन उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रहती, तो ऐसी को एक क्या कहेंगे, किरकोळ या एक साधारण फाइल के रूप में उसको आवक जावक फाइल के रूप में डाल दिया जाएगा। लेकिन जो स्थायी विभाग होते हैं, जो स्थायी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, उनको लेकर के जब हम चर्चा करते हैं तो उसकी फाइल हमेशा तैयार होनी चाहिए। उसका संदर्भ किसी भी समय कभी भी उपयोगी पड़ सकता है। इसलिए मित्रों, ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि साधारण फाइलों का, साधारण पत्राचार के उत्तर देते समय उसको सूचक नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो स्थायी फाइलें होती हैं उनको सूचक अवश्य बनाया जा सकता है, बनाना ही पड़ता है। जिन मिसिलों के सूचक बनाए जाते हैं उनके मानक शीर्षक और मानक उपशीर्षक होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, देखिए ये हमारी फाइल है, इसमें वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद, ये फाइल आपको कहीं भी चाहिए, ये फाइल आपको ये बताएगी कि ये फाइल इस संगठन की है, ये सरकारी संगठन की है, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन की है, जिसका नाम वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय। उसके उपरांत यहाँ 3-4 अलग अलग बातें दी हैं। तो उसमें मैंने कहा कि नेम, डिपार्टमेंट हिंदी, फिर उसके अंतर विभाग क्या है, सिलेबस। तो इस प्रकार से उसकी सूचक बनाना पड़ता है प्रत्येक फाइल का। वे जो मानक शीर्षक होते हैं अथवा मानक उपशीर्षक होते हैं, उनसे संबंधित विषय शीर्ष के ध्यान आकृष्ट करने की वजह से सूचक पर्ची, इंडेक्स कार्ड भी दिया जाता है। अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस प्रकार की पताका पुस्तक में नहीं, आप फाइल में लगाना बहुत जरूरी है। मतलब आप समझिए, यहाँ मैंने लगाया नहीं है लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर ये देखिए, ये BA तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम है, तो यहाँ मैं एक चिपका दूंगा और बोलूंगा कि तृतीय वर्ष का है, समझिए। ये द्वितीय वर्ष का है, तो यहाँ द्वितीय वर्ष को मैं यहाँ एक पताका लगा दूंगा, इसकी एक इंडेक्स पर्ची इसकी हो जाएगी। और उसी प्रकार प्रथम वर्ष का, उसी प्रकार BCom का, उसी प्रकार BSc का, BA का प्रथम वर्ष का, द्वितीय वर्ष का, तृतीय वर्ष का। यानी देखिए, जब भी किसी फाइल को हम बार बार अध्ययन कर लिए रखते हैं, बार बार उसका उपयोग करते हैं, तो उस फाइल में क्या है हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ नहीं लिखा है फिर भी यहाँ बताऊँगा कि ये जो फाइल के मुख्य पृष्ठ का अंतर्गत भाग होता है, इसमें भी फाइल में क्या लिखा है
क्या क्या कौन कौन से कागजात हैं, आप यहाँ 1 2 3 4 आंकड़ा दे करके उसके अनुक्रमणिका भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ कार्यालयीन कार्यविधि के अंतर्गत आ जाती हैं। और ध्यान रखिए, अब समझिए, ये काम, इस फाइल का काम मेरा खत्म हो गया, इस फाइल का काम मेरा खत्म हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, उस फाइल को बंद करके रख दूंगा। मतलब समझिए, अब मुझे 2015-16 की बैच का कोई इस समय काम नहीं है, तो मैं उन फाइलों को 2014-15 की फाइल में बांध करके किसी कपट में रख दूंगा। लेकिन अगर कोई छात्र मुझे अपनी कुछ बातें मांगने के लिए, सर मुझे ये मेरे पास पता नहीं है, मुझे ये चाहिए मेरा, ये मांगने के लिए आता है, तो मैं उस समय की फाइल खोल करके उसे दिखा सकता हूँ कि बाबा तुझे बीए तृतीय वर्ष के अक्टूबर 2015 की परीक्षा में हिंदी के ऐच्छिक में 15वें पेपर को, 16वें पेपर को इतने अंक आए हुए थे, वो मेरे पास रहेगा रिजल्ट की फाइल में। लेकिन इस समय उसका कोई काम नहीं है, जब छात्र आएगा तभी। लेकिन ये सब रख रखाव करने का, यानी जो जिस कपाट में ये आप रख रहे हैं, जिस प्रकार से उसे अलग तरह से कपड़े में बांध करके रख रहे हैं, तो उस कपड़े पर भी नामांकन होना चाहिए कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 या 14-15, ये सारी चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब फाइल बंद की जाती है, मतलब उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती, ऐसा नहीं होता, उसकी भी आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि उस आवश्यकता के अनुसार आपको ये कार्यालयीन कार्य का बहुत बड़ा भाग आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ये तो हो गया हार्ड कॉपियों के बारे में। अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, आपके साथ अच्छा लैपटॉप है, तो उस लैपटॉप में भी उन सब के सॉफ्ट कॉपियाँ पीडीएफ के रूप में, वर्ड के रूप में, एक्सेल के रूप में, किसी भी प्रकार से आप उस फाइल फोल्डर बना करके रख सकते हैं। ये भी एक कार्यालयीन आजकल जो डिजिटलाइजेशन चल रहा है, उस दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ है। और इस सबको कहा जाता है अभिलेखबद्ध करना, मतलब रिकॉर्ड, उस रिकॉर्ड की आवश्यकता है। अस्थायी अमहत्वपूर्ण मामलों पर बनाई गई मिसालें अभिलेखबद्ध नहीं की जाती, जो अस्थायी होती हैं, जो एक 2-3 मिनट के लिए काम देने वाली बातें हैं, जो अत्यंत महत्वपूर्ण या अस्थायी स्वरूप की फाइलें होती हैं, उनको अलग करके रख दिया जाता है या नष्ट भी कर दिया जाता है। लेकिन उससे संबंधित अनुभाग में ही आवश्यक समय के लिए, मतलब 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए रखना ही पड़ता है, बाद में नष्ट किया जा सकता है, बाद में नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अन्य में फाइलें जो स्थायी रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, परमानेंटली इंपॉर्टेंस रहती हैं, उन सभी फाइलों का रखना भविष्य के लिए अत्यावश्यक हो जाता है। अभिलेखबद्ध करके, उन फाइलों को अभिलेखबद्ध करके, मतलब रिकॉर्ड बना करके उसका उस अभिलेखन कक्ष में भेज दिया जाता है। तो ये बहुत ही लंबी और जटिल ऐसी प्रक्रिया है, और ये कार्यालयीन कार्यविधि या कार्यालयीन व्यवस्थापन जिसे कहा जाए, या कार्यालयीन प्रबंधन कहा जाए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, मैं 2-3 बातें आपको बता दूं। आप भी इस प्रकार का कार्यालय, स्वयं का कार्यालय बना सकते हैं। आप कहें कि हमें क्या जरूरत है, हाँ बना सकते हैं आप। कैसे? देखिए, आपका बीकॉम प्रथम वर्ष समाप्त हो चुका है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अध्यापकों ने जो नोट्स दिए हुए हैं, चाहे वो आपने खुले कागज पर ली हो या कापियों में या रजिस्टर में ली हो, उनको कुछ नंबर दीजिए। मतलब बीकॉम प्रथम वर्ष अकाउंटिंग का पेपर, इसकी ये रजिस्टर है, ये बड़ा रजिस्टर है, उस पर नामांकन कर दो और उसे अपने कपट में रखो। फिर द्वितीय वर्ष का है, फिर द्वितीय सत्र का है, तृतीय सत्र का है, चतुर्थ सत्र का है, हिंदी द्वितीय भाषा का है, अंग्रेजी कंपलसरी का है, या अन्य जितने भी आपके विषय हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसा विषय है, तो ये सारे अगर आप रख रखाव ठीक ढंग से रखेंगे तो आपको एक आनंद आएगा। और अगर आपको जब भी जरूरत पड़ी, ठीक है, बेरिलकर सर जी ने ये सिखाया हुआ था, लेकिन इस समय मुझे आवश्यकता है, अपने कपट में जाइए, उस पर अगर नाम लिखा हुआ हो तो झट से लिख के निकालिए, और उसका आपको सारा प्रबंधन मिल जाएगा, जो आपने प्रबंधन करके रखा हुआ है वो मिल जाएगा। मतलब आप जो नोट्स निकाल रहे हैं, जो नोट्स आपको दी जा रही हैं, जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं, जो पीपीटी आपको दी जा रही है, जो प्रिंट आउट आपको दिया जा रहा है,
वो भी आप सत्र के अनुसार, पेपर के अनुसार उसका वर्गीकरण करके रखो, तो वो भी आपको तृतीय वर्ष के काम में आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप कार्यालयीन प्रबंधन करना सीखेंगे तो अवश्य ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके सामने पास हो जाएगा, जिस दस्तावेज की वजह से आप आगे भी अधिक पढ़ना सीखना शुरू करेंगे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने आज समाप्त किया है, पूरी तरह से किया है, वो है कार्यालयीन कार्यविधि। मित्रों, दुर्दैव से कहना पड़ रहा है कि जितनी तासिकाएं हमारे हो रही हैं उन तासिकाओं में छात्रों का आना कम है। इतना ही नहीं, जो यूट्यूब लिंक बना दी जाती हैं लाइव वीडियो की, इस वीडियो की, तो उसमें भी छात्र बाद में देखते नहीं, क्योंकि हम जब भी यूट्यूब के एनालिटिक्स में जा कर के देखते हैं तो उसमें आयु के अनुसार भी कितने लोगों ने देखा, तो उसमें 45 के ऊपर के ही लोग देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, आपने इस तासिका को भले ही किया हो, लेकिन बाद में इसकी जब यूट्यूब लिंक बना दी जाएगी तो उसको भी देखना आपका काम है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इतना ही नहीं, अगर इस प्रकार के जो यूट्यूब लिंक्स हैं उनका भी वर्गीकरण करके आप रख देंगे आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में, तो कभी भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये रही सारी बातें। अब हमें प्रारूपण की ओर जाना है, जो आपके पाठ्यक्रम का भाग है। आपके पाठ्यक्रम के भाग में जो वाणिज्य विषयक लेखन है, वाणिज्य विषयक लेखन, उसको लेकर के चर्चा हमें और भी आगे करनी है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर उसके आगे हम जाएंगे। पूछना शायद नहीं है आपको। आपके पाठ्यक्रम में देखिए, वाणिज्य व्यापार लेखन पक्ष, ये जो बातें हैं उसको लेकर के मैंने एक पार्श्वभूमि बता दी आपको। जो आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक दी है, संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी, इसमें ये बातें नहीं हैं। जो ये 2-3 तासिकाएं हमने पढ़ाई उसमें ये सारी चीजें नहीं हैं। तो वित्त वाणिज्य लेखन में जो प्रारूपण, उसके उपरांत टिप्पण, उसके उपरांत संक्षेपण और उसके उपरांत प्रतिवेदन लेखन, ये जो महत्वपूर्ण लेखन के पक्ष हैं उसको हम अगले शुक्रवार को स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो आप कृपया करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो है अपना, बीकॉम द्वितीय वर्ष हिंदी द्वितीय भाषा संबंधी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप छोटे छोटे प्रश्न आप पूछ सकते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम बाध्य हैं, विवश हैं, वो अवश्य करेंगे। तो अगली तासिका में हम देखिए प्रारूपण, प्रारूपण की ओर ध्यान देंगे। प्रारूपण, उसके उपरांत, प्रारूपण के उपरांत टिप्पण लेखन या टिप्पण, उसके उपरांत संक्षेपण और उसके उपरांत प्रतिवेदन, ये जो महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद हम लेखा कर्म बही खाता लेखन उसकी ओर जाएंगे। लेकिन ये जो कार्यालयीन लेखन में जो ये 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं वाणिज्य के कार्यालय को लेकर के, तो उनका भी हमें अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है, किसी कुछ प्रश्न पूछना है? अगर पूछना नहीं चाहते, बोल नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। गूगल मीट के सामने देखिए, आपके सामने एक 3 बिंदुओं वाला एक सर्कल है काले रंग का, उसको टच करके उसमें प्रश्न पूछने के लिए चैट बॉक्स में जा करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ राहुल, कुछ पूछना है? शायद नहीं। प्रफुल्ल, प्रफुल्ल गायकवाड़ जी, कुछ पूछना है प्रश्न? ठीक है, हम ये मानते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा, आपके उत्तर आ गए। ध्यान दीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको कि जितने वीडियो मैंने डाले हुए हैं उन वीडियो को आप बार बार देखें, उसके नोट्स बना दें। आगे चल कर के हम इसके पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं, लेकिन वह परीक्षा के पहले। अभी हम केवल चर्चात्मक दृष्टि से करेंगे। ठीक है, आज के दिन यहीं रुक जाते हैं। अगले शुक्रवार को फिर से आएंगे प्रारूपण लेखन की पद्धति को लेकर के। हाँ ठीक है, धन्यवाद।